टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चरल प्लानिंग की बात करेंगे। आप जितने भी सिविल इंजीनियर्स फिलहाल मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने आर्किटेक्चरल प्लानिंग के बारे में जरूर सुना होगा, कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग उस पर काम भी करते होंगे। आर्किटेक्चरल प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पूरा एक एरिया है, फ्लोर है, उसकी प्लानिंग करना कि उसके अंदर कौन सा रूम कहां पर आएगा, कितने बाय कितने का होगा, कैसा होगा, वो पूरा जो आपका घर या स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप लोग, उसका इंटीरियर कैसा लगेगा देखने में, उसका उस पूरे स्ट्रक्चर का एक्सटीरियर जो एलिवेशन है वो कैसे दिखाई देगा, मतलब ओवरऑल उस पूरे स्ट्रक्चर के एस्थेटिक पे काम करना, उसको प्लान करना, उसको हम आर्किटेक्चरल प्लानिंग कहते हैं, है ना। लेकिन उस पूरे स्ट्रक्चर का जो अंदरूनी भाग है, जो अंदरूनी ढांचा है, पूरा इंटरनल जो पूरा एक उसका ढांचा है, स्केलेटन है, उसको भी हमें प्लान करना जरूरी होता है और प्लान करने के बाद ही हमें उसे डिजाइन करना होता है। अब ये ढांचे के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इस ढांचे के अंदर होता है उसका कॉलम कौन से होंगे, कितने बाय कितने के होंगे, कहां कहां पर होंगे, उसके ऊपर बीम कौन से होंगे, मेन होगा या सेकेंडरी होगा, स्लैब आपका कौन से होगा, वन वे होगा, टू वे होगा, कहां पर होगा, कैसा होगा, फुटिंग उसमें हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, स्टेयर्स उसमें कौन कौन से होंगे, ये जितनी भी चीजें हैं ये उसके ढांचे के साथ रिलेट की जाती है और इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से प्लान करके डिजाइन करना अनिवार्य होता है। तो बस इन्हीं चीजों की प्लानिंग को हम स्ट्रक्चरल प्लानिंग कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में आपको बताया है स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब। उम्मीद है आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। आज ये वीडियो इस सीरीज की शुरुआत है। हम स्ट्रक्चरल प्लानिंग की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंदर आपको आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले पार्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उनकी प्लानिंग करने का तरीका आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और मुझे लगता है कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल है ना, ये बहुत बेसिक्स हैं कि आपको पता होना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप जिस फ्रेशर पास आउट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर कौन सी फुटिंग किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, कौन सा कॉलम कहां लगाया जाता है, कौन सा बीम कहां लगाया जाना चाहिए, कौन सा स्लैब हम इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा स्टेयर वहां पे लगाना चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं हर एक सिविल इंजीनियर को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपसे कोई भी पूछ सकता है या ये चीजें आपको कई जगह काम भी आ सकती है। इसलिए नॉलेज को बढ़ाने के लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो समेत आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंदर। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंदर कुछ हमारे मेन मेंबर्स होते हैं जिसको हमें प्लान करना पड़ता है। मैं आपको गिना रहा हूं। सबसे पहला मेंबर होता है, उसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम हमारे पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग हमारे टिकी हुई होती है ना। स्ट्रॉन्ग कॉलम, वीक बीम कॉन्सेप्ट भी इसी को मद्देनजर रखते हुए बताया जाता है कि आपके कॉलम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि बिल्डिंग आपकी वहां बनी रहे, वहां टिकी रहे, कोलैप्स ना हो जाए। तो आपका कॉलम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है आपके पूरे स्ट्रक्चर का। तो कॉलम को प्लान करना पड़ता है कि भाई कौन सा कॉलम आना चाहिए, वहां पर रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, और कॉलम किस दिशा में होगा, कॉलम कहां कहां पर होगा, ये सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है। और प्लानिंग के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं और हम उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके बाद आपके बीम कौन से होंगे, मेन बीम कहां पर आएंगे, सेकेंडरी बीम उस पर कितने आएंगे, कहां पर आएंगे, कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, बीम की ग्रिड कैसी बनेगी, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। और इनके पीछे बहुत अहम कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके स्ट्रक्चर को गवर्न करते हैं। तो उस पूरे स्ट्रक्चरल डायनेमिक को समझना, देखो जब भी आप इन सब चीजों को प्लान करते हो तो स्ट्रक्चर डायनेमिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम इन सभी चीजों का यहां पर अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, इनको समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। उसके बाद आपका स्लैब जो इंपॉर्टेंट मेंबर होता है ना, पहला मैंने आपको कॉलम बताया, दूसरा आपको बीम बताया, तीसरा इसके अंदर स्लैब होता है, चौथा इसके अंदर फुटिंग होता है। और हम लगे हाथ इस सीरीज के अंदर स्टेयर को भी प्लान करना सीखेंगे, कौन सा स्टेयर कहां पर आना चाहिए। और फुटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी फुटिंग हमें यूज करनी चाहिए, कहां कहां पर यूज करनी चाहिए, है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं जो फुटिंग को तय करने में मदद करते हैं, आपकी आइसोलेटेड हो या कंबाइन हो या और कोई फुटिंग हो। ये सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर वन बाय वन करके समझेंगे, इसको सीखेंगे और ये बेसिक्स और फंडामेंटल्स को अपने अंदर ग्रास्प करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम पहले बात करते हैं कॉलम के बारे में कि कॉलम की स्ट्रक्चरल प्लानिंग कैसे की जाती है और जब कॉलम को प्लान करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज, कॉलम को जब भी आप डिजाइन करते हो या प्लान करते हो तो
दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो ये हर एक स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर को इस प्रोसेस से गो थ्रू करना ही पड़ता है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। चाहे आप एक फ्रेशर हो या बिगिनर हो या आप एक्सपीरियंस हो, आपको ये चीजें पहले समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको एनालाइज या डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज कॉलम को प्लान करते समय आपको ध्यान रखनी होती है, वो है कॉलम पोजीशनिंग। दो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर बताऊंगा और दोनों चीजों के अंदर हम विस्तार में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है यहां पर कॉलम पोजीशनिंग। ओके, सबसे पहली चीज क्या है? कॉलम पोजीशनिंग। और दूसरी चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ती है व्हाइल प्लानिंग योर स्ट्रक्चरल कॉलम्स, तो वो है कॉलम ओरिएंटेशन। अब काफी लोग इन दोनों शब्दों के अंदर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, खास करके दूसरे शब्द के अंदर कि सर कॉलम ओरिएंटेशन क्या है। कॉलम पोजीशनिंग तो चलो थोड़ा सा वर्ड के मतलब से भी समझ में आता है कि सर इतनी तो इंग्लिश आती है, पोजीशन का मतलब समझ ले हम लोग, लेकिन ओरिएंटेशन का क्या अर्थ है, इसको क्या कहना चाहते हैं इसके थ्रू, तो देखिए हम एक एक करके दोनों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पोजीशनिंग की बात करते हैं कि कॉलम पोजीशनिंग कैसे तय की जाती है और उसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस पोजीशनिंग को गवर्न करते हैं, ठीक है। अब जब भी आप कॉलम की पोजीशन को तय करोगे तो आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, है ना। मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा रूम यहां ड्रॉ करके, या एक मान लीजिए एक एरिया है आपका ये, जहां पर आपको कॉलम प्लेस करने हैं, ठीक है। तो इसमें यहां पर मैं एक पार्टीशन वॉल भी दे देता हूं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका एक एरिया है, एक रूम, ये दो रूम है जिसके अंदर हम आपको जो है कॉलम की प्लेसिंग के बारे में बताएंगे। देखो यहां पर जो है कॉलम की पोजीशन को तय करने के लिए सबसे पहले प्रेफर किया जाना चाहिए कि कॉलम आपके कॉर्नर्स पर आ जाए। सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाना चाहिए? कॉलम कॉर्नर पर आ जाए कहीं पर। अगर कॉर्नर पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या कॉर्नर के कहीं नजदीक आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश की जाए कॉलम पहले कॉर्नर पर रखे जाए। ओके, अब कॉर्नर के बाद दूसरा जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेबल पोजीशन है, वो है आपका इंटरसेक्शन, यानी जहां पर आपका वॉल दोनों मिल रही हैं वहां पर उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप कॉलम रखें। ये आपका सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल पॉइंट या पोजीशन होती है। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर आप कॉलम रख सकते हैं। अगर इनके अलावा मतलब ये दो चीजें सेट ही नहीं हो रही है, दो जगह आपको मिल ही नहीं पा रही है, तब आप बीच में कोई कॉलम को रखिएगा, लेकिन वो ऐसी जगह रखिएगा कि जहां पर कोई वॉल वगैरह आ रही है। बिल्कुल रूम के ऐसे बीचों बीच कॉलम ना रखे, है ना, तो वो प्रेफरेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे पूरा यूटिलाइजेशन, पूरा स्पेस बिगड़ जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि कहीं यहां पर आ रहा है कॉलम इस तरह से कि ये आखिरी ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है कि भाई आप कोई अंदाजा, कोई ऑप्शन इसका मिल नहीं रहा है और हमें लोड भी ट्रांसफर करना है, इसके ऊपर से हैवी बीम जा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फिर बीच में इस तरह से वॉल के अंदर उसको थोड़ा बहुत छुपाकर कॉलम को वहां पर प्लेस करना है। तो ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम कहां पर पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम की प्लेस आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कॉलम के अंदर कि भाई इसमें जो ऑफसेट हो, अब कॉलम के ऑफसेट को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपकी एक्सटर्नल वॉल है ना, जो कि थोड़ी थिक होती है, करीब 9 इंच के आसपास, और मान लीजिए ये आपकी एक इंटरनल वॉल है जो थोड़ी सी थिन होती है, 4.5 इंच से 6 इंच के बीच में ये वॉल होती है, ठीक है। और ये ज्यादातर ऑफसेट की प्रॉब्लम इंटरनल वॉल्स के अंदर ही आती है। तो यहां पर ऑफसेट का मतलब क्या है कि ये जो आपका कॉलम है ये इस तरह से कहीं बाहर निकल रहा है। देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा रूम है, और यहां आपका कॉलम जो है ये इस तरह से बाहर निकल के आ रहा है। ये जो मैंने आपको हैश किया है ना यहां पर, ये कॉलम का हिस्सा जो है बाहर दिखाई दे रहा है, ये ऑफसेट बाहर नजर आ रहा है, तो इसको हम ऑफसेट कहते हैं। अब ये ऑफसेट नहीं होने चाहिए, पहले कोशिश की जाए कि इस तरह के ऑफसेट ना हो। लेकिन ये अक्सर आपने देखा होगा कई जगहों पर, ये पार्टीशन वॉल के अंदर इंटरनली कई जगह ऑफसेट इस तरह से दिखाई देते, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि हम कॉलम को बहुत ज्यादा पतला नहीं कर सकते। 200 mm के आसपास तो हमें कॉलम की ये थिकनेस रखनी ही पड़ती है, लेकिन इंटरनल वॉल की थिकनेस उतनी होती नहीं है, तो वहां पर उसका ऑफसेट बाय डिफॉल्ट निकल जाता है और इसका दूसरा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अगर ये अवॉइड हो जाए तो बेहतर है, या फिर उसको ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर कोई फर्नीचर वगैरह हम नहीं रखने वाले, क्योंकि इस तरह के ऑफसेट फर्नीचर को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो प्रॉपर्ली वहां पर फिट नहीं हो पाते। तो ऐसी जगह इसको प्लेस करें जहां पर कोई फर्नीचर, सोफा, बेड वगैरह ना हो, तो वो वहां पर फिर भी चल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑफसेट नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर, थोड़ा सा ध्यान रखकर उसकी पोजीशनिंग को तय की जाए, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल वॉल के अंदर बात करें तो एक्सटर्नल के अंदर तो काफी मर्तबा ऐसे अंदर वो छुप जाते हैं, है ना। ये हमारे कॉलम जो इस तरह से एक्सटर्नल जो हमारी बाहर की वॉल होती है 9 इंच वाली, उसमें अक्सर ये हमारे जो कॉलम है वो अंदर छुप जाते हैं। लेकिन
इंटरनल वॉल के अंदर जो पार्टीशन वॉल्स होती है वहां पर ये नहीं छुपते, तो वहां पर ऑफसेट निकल आते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ऐसी जगह हो कि जहां पर फर्नीचर वगैरह नहीं आने वाला। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला, कॉर्नर और इंटरसेक्शन भी प्रोवाइड करें। दूसरा, ऑफसेट जहां तक हो सके वहां तक ना रखे। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा, आपका जो कॉलम है वो 5 मीटर के स्पान तक ही, मतलब दो कॉलम के बीच जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये एक आपका कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, तो ये कोशिश करे 5 मीटर तक के स्पान का, मतलब 5 मीटर तक के डिस्टेंस ही उसमें उन दोनों के बीच में रखे, उससे ज्यादा ना रखे। अगर रहता है तो फिर उसके अंदर एडिशनल आपको कुछ प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं, है ना। ये हमारा जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है उसके मुताबिक कहा गया है कि 5 मीटर से ज्यादा दो कॉलम के बीच का स्पान ना रखा जाए। ये नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेसिडेंशियल वगैरह छोटे मोटे प्रोजेक्ट, उनकी बात हो रही है। अगर कोई हैवी प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर स्पान बहुत बड़े बड़े, तो वहां पर उनके हिसाब से प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी लिए जाते हैं डिजाइनिंग के अंदर, जैसे कि उसके बीम को बहुत हैवी कर देना या उसके अंदर सेकेंडरी बीम को बिल्कुल अवॉइड कर देना, अगर इससे ज्यादा जाते हैं तो। ठीक है, आपको भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 5 मीटर से ज्यादा का स्पान अगर आपके दो कॉलम के बीच में जा रहा है तो वहां पर सेकेंडरी बीम को बिल्कुल अवॉइड किया जाए, ना हो तो बेहतर होता है। क्योंकि सेकेंडरी बीम क्या करता है, मेन बीम को, ये जो हमारा प्राइमरी बीम होता है जो इस कॉलम को अटैच करता है, वो बीम बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि 5 मीटर से ज्यादा अगर आपका वो स्पान जा रहा है तो फिर आपको वहां पर जो है सेकेंडरी बीम को अवॉइड करना है और आपका मेन बीम थोड़ा सा प्रॉपर्ली आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये, और इसका मिनिमम स्पान कितना है, तो 2-2.5 मीटर का मिनिमम स्पान आप रख सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दो कॉलम करीब में है तो दो में से एक को नेग्लेक्ट करे, इग्नोर करे, वो ज्यादा बेहतर है। उसको भी नेग्लेक्ट करने का तरीका होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो दो तीन चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज क्या बताई मैंने आपको कि कॉर्नर और इंटरसेक्शन पे कॉलम होने चाहिए, प्रेफरेंस इसको देना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि ऑफसेट जहां तक हो सके वहां तक अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि दो कॉलम के बीच का स्पान 5 मीटर तक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, सेकेंडरी बीम उसके अंदर ना हो, बीम आपका थोड़ा हैवी हो, इस तरह की आपको चीजें देखनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चौथी चीज इसके अंदर देख लेते हैं कि अगर दो कॉलम बहुत ज्यादा करीब हैं तो उसके अंदर से कौन से कॉलम को आप प्रेफर करोगे। ठीक है, चलिए तो इसी के अंदर समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये काफी ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि बाहर कोई आपको ये इतना अच्छी तरह समझाएगा नहीं प्रैक्टिकल चीजें, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो ही आपकी इंडस्ट्री में डिमांड भी होगी। चलिए, तो ये आपका एक रूम है, ये मैंने यहां पर एक दूसरा रूम इससे अटैच कर दिया है। ठीक है, दूसरा रूम मैंने इससे अटैच कर दिया है, और ये यहां से एक और रूम, मान लीजिए ये वाला रूम इस तरह से अटैच किया। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। ये हमारे पास बीम 1 है, ये हमारे पास बीम 2 है, और ये हमारे पास बीम 3 है ना। दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि भाई हम कॉलम को यहां प्रोवाइड करें या कॉलम को यहां प्रोवाइड करें। इन दोनों में से अब आपको कॉलम को प्रोवाइड करना कहां पर है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर आप अगर इसको यहां प्रोवाइड नहीं करते और इस कॉलम को यहां पर प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, इसके लिए आपको है ना स्ट्रक्चर का जो डायनेमिक्स होता है, पूरा जो लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो ये जो बीम है पूरा, ये आपका यहां तक हो रहा है पूरा, और इस बीम को बीच में एक सेकेंडरी बीम भी यहां पर आ रहा है। ये B1 जो है B3 पर रेस्ट करेगा और उसकी जो सारी मोमेंट है वो B3 पर रिलीज करेगा। मतलब इसकी वजह से ये बीम जो है हैवी हो जाएगा, समझ रहे हो आप बात, इसकी वजह से ये बीम हैवी हो जाएगा, बिकॉज यहां पर तो कोई कॉलम बचा नहीं है। अब जब कॉलम नहीं है तो यहां पर ये ऑब्वियसली बीम हैवी होगा और ये सारा लोड इस पर आएगा, तो ये बीम हैवी हो जाएगा। इसके लिए हमारी तरफ से ये उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है, उतना इकोनॉमिकल और प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर हम इस कॉलम को यहां से हटाकर यहां प्रोवाइड कर देते हैं, लेट सपोज कि हमने कॉलम को यहां प्रोवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा, अब यहां पर सेकेंडरी बीम बिल्कुल खत्म हो गए, ये भी बीम यहां पर कनेक्ट कर रहा है, मेन हो गया, ये बीम यहां कनेक्ट कर रहा है, मेन हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब ये चीपर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, यहां पर हैवीनेस नहीं है ना। और ये जो पोर्शन है कैंटिलीवर का, ये बिल्कुल छोटा है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आसानी से ये जो दूसरा बीम आ रहा है ये एक दूसरे पर इसके अपने मोमेंट को रिलीज कर सकते हैं और यहां से ये ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये भी लाइट रहेगा, ये भी लाइट रहेगा, ये भी लाइट रहेगा, और कॉलम भी बीच में आपका
टाइट रहेगा। तो ये बहुत हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, चीपर है, इकोनॉमिकल है, इसलिए हम इस तरह के ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको बीम की पोजीशन को तय करना है, कौन से कॉलम की पोजीशन को तय करना है कि कौन सा कॉलम कहां रखना है, कौन सा कॉलम नहीं रखना है। ये चीजें आपको इस तरह से समझनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से क्लियरली आसान तरीके से समझ में आ रही होगी। देखो, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग इसके अंदर रोकने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रेशराइज करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, मजे से सीखो, मजे से समझो और थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करो, है ना। जब तक आप फंडामेंटल्स को स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा अब तक कॉलम के पोजीशनिंग के बारे में कि कॉलम के पोजीशन के अंदर सबसे पहले कॉर्नर और इंटरसेक्शन को प्रीफर किया जाए, ऑफसेट को अवॉइड किया जाए, है ना। उसके बाद उसका जो स्पान है मैक्सिमम 5 मीटर का रखा जाए, कोशिश की जाए। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर वहां पर वो जो आपका 5 मीटर के बीच का स्पान है बीम का, वहां पर सेकेंडरी बीम को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। जो मेन बीम आपका बन रहा है उसको थोड़ा सा हैवी कर दिया जाए। उसके बाद चौथा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि जो दो नजदीक कॉलम थे उनमें से कौन सा रखा जाए और कौन सा नहीं रखा जाए। तो ये 4 चीजें थी जो आपको पोजीशन के अंदर तय करनी होती है और पोजीशन को इसी के हिसाब से आपको फाइनलाइज करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम के ओरिएंटेशन को लेकर कि कॉलम का ओरिएंटेशन क्या है और कैसे इसको समझा जाए, है ना। चलिए, तो अब कॉलम के ओरिएंटेशन को मैं बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल वर्ड्स के अंदर उलझाऊंगा नहीं, आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक स्क्वायर कॉलम है, लेट सपोज दिस इज आवर स्क्वायर कॉलम, और दूसरा सपोज क्या ये स्क्वायर ही, ठीक है, और दूसरा कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम है आपका। ठीक है, अब यहां पर ये इसका कॉलम का फेस ए है, ये कॉलम का फेस बी है, उसी तरह से इस कॉलम का ये फेस ए है सॉरी, और ये फेस बी है। ठीक है, अब ये 2 कॉलम है, इसमें ओरिएंटेशन का मसला कहां पर आएगा, इस कॉलम में आएगा, क्योंकि इसके जो फेसेस हैं वो दोनों भी सेम है। किसी भी दिशा में इसको घुमा लो वो सेम ही रहने वाले हैं, उसका बिहेवियर सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है, इसका डायमेंशन भी सेम है, इसका डायमेंशन भी सेम है। तो कहीं भी इसको घुमा लो, किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई में घुमा लो इसको, वो सेम तरीके से बिहेव करेगा, उसका जो पूरा बियरिंग मैकेनिज्म रहेगा वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जब बात हम रेक्टेंगुलर कॉलम की करते हैं तो वहां पर ये थोड़ी सी चीजें समझने वाली हो जाती है और डिसाइडिंग हो जाती है कि कौन सा फेस कहां आना चाहिए। और ये आपने देखा होगा कि अक्सर हम जो है बिल्डिंग्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर रेक्टेंगुलर कॉलम को ज्यादा प्रीफर करते हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी होते हैं इसलिए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉलम को हम प्रीफर कर रहे हैं। अब रेक्टेंगुलर कॉलम जब ले रहे हैं तो रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर उसके 2 फेसेस हैं, फेस ए और फेस बी। ठीक है, अब फेस ए को किधर रखा जाए, मतलब मान लीजिए कि ये आपका एक रूम है, लेट सपोज दिस इज 1 रूम। ठीक है, ये आपका एक रूम है, आपको इस कॉलम को ऐसे रखना चाहिए या फिर आपको इस कॉलम को ऐसे रखना चाहिए। रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा ऑप्शन वर्टिकल वाला। अब आपके माइंड में ये चीजें दौड़ेगी कि ये रखेंगे तो क्या होगा और इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा, है ना। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें होता क्या है आखिर। चलिए, तो एक एक करके बात करते हैं दोनों केसेस की, है ना। और इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स के अंदर नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको सिंपल और साधारण शब्दों में समझाऊंगा। इसके अंदर आप जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको, अगर किताबें वगैरह पढ़ोगे आप, रेफरेंस बुक वगैरह, तो आपको उसके अंदर एक्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, ये वो प्लेन वगैरह, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, उसमें लिखी जाएगी। उन्हीं सब चीजों को सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगर आपको ओरिएंटेशन को फिक्स करना है, आपको समझना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, समझ गए ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि कौन सी डायरेक्शन में कॉलम का कौन सा फेस होगा, उसको हम कॉलम का ओरिएंटेशन कहते हैं। यह बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी भाई साहब ओरिएंटेशन की। क्या है कि किस दिशा में, यानी एक्स या वाई, किस दिशा में कॉलम का कौन सा फेस आना चाहिए, इसको हम कॉलम का ओरिएंटेशन कहते हैं। अब ओरिएंटेशन को तय करने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला उसके अंदर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग इस बारे में जानते होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके एक फॉर्मूला होता है, एक चीज होती है BD³/12, है ना। आप लोगों ने सभी, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज किया होगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं बड़ी आसान करके, है ना। चलिए, हमारे पास 2 ऑप्शन है अभी कि भाई ये इधर रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। अब मैं यहां पर छोटा सा एक प्लान आपके लिए ड्रॉ करता हूं और प्लान को ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि कॉलम के ओरिएंटेशन को कैसे तय किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक रूम है,
ठीक है, ये आपके पास एक रूम है और उससे सटा हुआ ये दूसरा एक रूम है, लेट सपोज सॉरी ये एक तीसरा रूम है, बस मैंने ऐसे ही बना लिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए खैर, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर कॉलम को प्लेस करना है और उसके ओरिएंटेशन को भी फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉलम कॉर्नर पर हो, है ना। अब ये कॉलम कॉर्नर की जगह है। अब इस कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हो, इसके डायमेंशन भी हम दोनों दे देते हैं, है ना। मान लीजिए ये 4 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, ये 6 मीटर का है और ये भी 4 मीटर का है, लेट सपोज, ठीक है। अब आपको समझना इसमें बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। चलिए, अब ये 4 मीटर का स्पान है, ये 5 मीटर का स्पान है, आपको यहां कॉलम प्लेस करना है। अब आपकी दुविधा ये है कि कॉलम को ऐसे प्लेस करें या कॉलम को ऐसे प्लेस करें। इसको समझने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि भाई कौन सा स्पान किधर बड़ा है, क्योंकि बड़ा स्पान है तो बड़ी मोमेंट आएगी, और बड़ी मोमेंट आएगी तो कॉलम का वो फेस उस तरफ रखा जाए जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। सिंपल और साधारण चीज, क्योंकि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉलम का रहेगा उतना ही ज्यादा मोमेंट को वो रेजिस्ट करने की क्षमता रखेगा। सिंपल चीज है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 आप निकाल सकते हो, बहुत आसान चीज है, बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको यहां पर डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर जो है ये 5 मीटर का स्पान है, ये 4 मीटर का स्पान है। हमें सिंपल चीज पता है कि भाई जिधर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उधर ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा मोमेंट को, और जहां तक हमने कैलकुलेट किया है हमें पता है कि उसका जो बड़ा वाला फेस है वो अगर इसके पैरेलल होता है तो वो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेजिस्ट करता है। तो मैंने क्या किया, ये जो उसका बड़ा वाला पोर्शन है वो इसके पैरेलल रख दिया, यानी इसका एक्स डायरेक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर रख दिया है। आप अगर बुक्स के अंदर पढ़ोगे तो आपको वहां बताया जाएगा कि आपका जो बेंडिंग प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर आपके कॉलम को आप एक्स एक्सिस को रख दो, ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर उसको मैक्सिमम मिल जाए और वो मैक्सिमम मोमेंट को यहां रेजिस्ट कर ले। ये बस वही फंडा है, मैंने आपको आसान शब्दों में बताया है। क्या बताया कि जो बड़ा वाला पोर्शन है, यानी ये वाला जो फेस है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल रख दो इस कॉलम के, तो इसको क्योंकि अब ज्यादा एरिया कवर करने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिक वाली चीज है। बड़ा वाला एरिया मिल रहा है बड़े कॉलम के बड़े स्लैब बीम की तरफ, तो बस ये ज्यादा उसको रेजिस्ट करेगा और ज्यादा तरीके से उसको ये सेफ रखेगा अच्छी तरह से। तो ये हमने देखा कि इस कॉलम की प्लेसमेंट हमने कहा कि जिसका जो बड़ा स्पान है वो बड़ा फेस यहां पर रखा, छोटा स्पान है छोटा फेस वहां पर रखा। सिंपल चीज है, समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये तो भैया क्लियर था, सिंपल था, चलो कि यहां पर दो ही चीजें हैं। लेकिन सर अब ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, है ना। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे क्या किया जाए जनाब, तो देखिएगा सिंपल चीज है। अब इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ये भी जरा सुलझाते हैं। देखिए आपको पता है कि यहां से ये 5 मीटर का स्पान है और यहां से ये 6 मीटर का स्पान है, ये 4 मीटर का स्पान है। 5 मीटर और 6 मीटर दोनों एक ही प्लेन में है, आप देख रहे हो, दोनों भी क्या है, बिल्कुल एक प्लेन में है, लेकिन दोनों की तरफ से आने वाली मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर एक कॉलम आएगा आपका, तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट आएगी, यहां पर इधर डायरेक्शन मोमेंट आएगी, इधर की मोमेंट इधर आएगी, इधर की मोमेंट इधर जाएगी, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी। लेकिन कितनी करेगी, तो 5 मीटर का स्पान ये है और 6 मीटर का स्पान ये है, तो 5 मीटर का स्पान, ये जो 5 मीटर का स्पान है, इस 5 मीटर की मोमेंट को कैंसल आउट कर देगा। यानी 6 में से 5 गया 1, यानी अब यहां पर केवल 1 मीटर के स्पान की मोमेंट ही बचेगी रेजिस्ट करवाने के लिए। बहुत लॉजिक लगा रहा हूं, सिंपल है, साधारण चीज है, बस ध्यान पूर्वक तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। ये भैया 5 मीटर की जो 5 मीटर का स्पान था, ये 6 मीटर का स्पान है। ये 5 मीटर की स्पान की जो मोमेंट यहां पर आएगी, है ना, आधी मोमेंट जो यहां पर आएगी अगर पॉइंट लोड है तो यहां पर जो मोमेंट आएगी वो उतने स्पान की मोमेंट इधर वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी इस 5 मीटर की मोमेंट इस 5 मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा कितना, 1 मीटर का स्पान बचेगा, जिसकी मोमेंट यहां पर आएगी और जो हमें रेजिस्ट करवानी पड़ेगी या ट्रांसफर करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब 1 मीटर का स्पान यहां पर बच रहा है, सिंपल चीज है। ये नेट स्पान मैं आपको बता रहा हूं, नेट स्पान हो गया, ठीक है। एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद यहां पर ये नेट स्पान हो गया। अब उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि ये 4 मीटर का स्पान है। हमने देखा कि यहां से तो 1 मीटर है और ये 4 मीटर है, यानी ये 4 मीटर की स्पान की मोमेंट पूरी यहां पर आएगी। यानी मान लीजिए अगर हम इसको अगर आधा भी करते हैं तो 2 मीटर की स्पान की मोमेंट यहां पर आएगी, ठीक है। तो अब 2 मीटर की स्पान की मोमेंट यहां पर आ रही है, तो आप सिंपल चीज समझ सकते हो कि ज्यादा मोमेंट कहां से आएगी, इधर से आएगी, ना कि इधर से आएगी। तो अब यहां पर हम जो कॉलम प्लेस करेंगे वो इस तरह से करेंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। जिधर ज्यादा मोमेंट आएगी
कॉलम का बड़ा फेस उसी के पैरेलल रहेगा। बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग खपाने की या अपने दिमाग पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, जितना हो सकता था उतना समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से आपको कॉलम के ओरिएंटेशन को फाइनल करना है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, देखो अगर चीजें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है सारी चीजें, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अब तक, अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, चलिए, तो हमने कॉलम के ओरिएंटेशन का मतलब समझा, कॉलम को कैसे प्लेस करना है, किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, उसके पीछे क्या गवर्निंग फैक्टर है, वो हमने यहां पर देख लिया। कॉलम के पोजीशन और ओरिएंटेशन में इसके अलावा और कोई खास चीजें नहीं है, छोटी मोटी चीजें होगी, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आगे पता चलेगी, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ। ठीक है, तो बस यही चीजें थी कॉलम को प्लेस करने में और ओरिएंटेशन के फाइनल करने में जो आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं कि दोनों चीजें आपको सिंपल और साधारण शब्दों में समझ में आ गई होगी। अगर आपको दोनों चीजें अच्छी तरह समझ में आई हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी वाला लगा है, आपको इसको जानकर देखकर कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी और भी हमारे जो बाकी एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे कि बीम हुआ, अगले वीडियो के अंदर हम बीम की बात करेंगे, उसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम स्लैब की बात करेंगे, फिर हम फुटिंग वगैरह की बात करेंगे, स्टेयर की बात करेंगे। पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चरल प्लानिंग हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे और समझेंगे। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हो कि इस नॉलेज को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ भी बांटे, तो उन तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि वो भी इसको देखकर सीख सके। आने वाले वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए, तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा और आने वाले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।